वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आज जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, हमारे इंडिया में ये लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड इतिहास को भी जानेंगे। सो आई होप यू विल एंजॉय लॉट दिस वीडियो सेशन। अगर आप समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, देन फर्स्टली आपको तो इनके वर्ड्स से इंट्रोड्यूस होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मामला है समान नागरिक संहिता का यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये एक बार नहीं आया बल्कि बार बार आया है। चाहे इतिहास में हम बात करें शाहबानो वाला मामला, या फिर जम्मू का इधर का बात करें तो जम्मू कश्मीर वाला मामला हो गया, या ट्रिपल तलाक वाला मामला हो गया। ये जब जब मामले सामने आए हैं तब तब ये मांग उठी है कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इनके वर्ड्स से परिचित कराऊंगी कि कोड का मतलब क्या होता है, सिविल का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे कोड की। तो कोड का मतलब हो गया जैसे कि तरह तरह के जो अपराध हैं, विभिन्न प्रकार के जो अपराध हैं उनको एक साथ मिलाकर दंड का निर्धारण करना, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विभिन्न नियमों को एक साथ मिलाकर रखना। ये जो कोडिफिकेशन की प्रक्रिया है वो कई मामलों में हो सकती है, जैसे कि वर्षों से चली आ रही कोई परंपरा है उसको लिखित रूप दे देना, और लिखित रूप देने के बाद से उसको फॉलो करने लगना, ये कोडिफिकेशन कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करें सिविल की, सिविल क्या है, तो देखिए कानून जो है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? सिविल लॉ होते हैं और क्रिमिनल लॉ होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि सिविल लॉ में क्या क्या आता है और क्रिमिनल लॉ में क्या क्या आता है। सिविल लॉ, सिविल लॉ में जैसे कि आपसी संबंध वाले मामले आ गए, जैसे फैमिली वाला मैटर आ गया, शादी वाला मैटर आ गया। अब शादी वाले मैटर में देखिए हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, इन दोनों का अलग अलग नियम है। जहां आप देखते हैं कि हिंदू में शादी कोई भी हिंदू एक शादी कर सकता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो दो शादी किए हैं, लेकिन ये रूल है कि कोई भी हिंदू एक शादी कर सकता है। तो वही मुसलमान में हमें देखने को मिलता है कि उसमें पॉलीगैमी है, यानी कि एक मुसलमान चार चार शादी कर सकता है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए, तो समान नागरिक संहिता को लाया जाए, तो इसमें क्या होगा कि हिंदू के लिए भी सेम कानून होगा जो कि मुस्लिम के लिए है। यहाँ पे ये नहीं होगा कि मुस्लिम चार शादी कर सकता है, हिंदू एक शादी कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। अब ये विवाह वाला जो मामला आता है, इसमें एक मुसलमान चार शादी कर सकता है, लेकिन स्त्रियों के साथ ये नहीं है। यानी कि जो मर्द है उसमें वो चार शादी कर सकता है, लेकिन एक स्त्री चार शादी नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आप अगर ध्यान से देखें तो जो आर्टिकल 15 है हमारा, वो कहता है कि धर्म जाति लिंग के आधार पे सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है। तो यहाँ पे हमें क्यों ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो आर्टिकल 15 है हमारा काम नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे हमारा आर्टिकल 15 काम करता है, तो जो अधिकार पुरुष के हैं उनको हैं, वो अधिकार स्त्री को भी होते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मूल अधिकारों का हनन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 15 है, वो यहाँ पे थोड़ा सा लगता है जैसे कि टूट रहा है। तो इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हमें लगता है कि नहीं, यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए, दोनों के लिए सेम नियम होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो मुस्लिम भी एक शादी करेगा, हिंदू भी एक शादी करेगा। हाँ, ये बात दूसरी है कि अगर मतलब जो रीति रिवाज हैं, जैसे कि हिंदू हैं वो 7 फेरे लेके शादी करते हैं, और मुस्लिम हैं उनका जो शादी करने का जो रीति रिवाज है कुछ अलग है। तो सरकार कहती है कि हम आपके रीति रिवाजों में कोई दखल नहीं देंगे, कानून ये कहता है कोई दखल नहीं देंगे, लेकिन जो कानून है शादी का, जो विवाह करने का कानून है, वो दोनों पे अप्लाई होगा। यानी कि हिंदू एक शादी करेगा तो मुस्लिम भी एक शादी करेगा। आपको जिस रीति रिवाज से करना है आप शादी कीजिए, लेकिन शादी एक ही होनी चाहिए। अब आता है सिविल लॉ में एक और लॉ आता है, जैसे कि उत्तराधिकार का। इसमें भी देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुस्लिम लॉ अच्छा नहीं है या हिंदू लॉ अच्छा नहीं है। दोनों लॉ में कुछ कुरीतियां हैं या थी, इसी के वजह से कुछ कुरीतियों को दूर किया गया है, और अभी तक भी कुछ कुरीतियां हैं जिसके चलते बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मांग किया जा रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या है, उत्तराधिकार वाले मामले में क्या है। उत्तराधिकार वाले मामले में है जैसे कि मुस्लिम लॉ में देखने को मिलता है कि अगर लड़के का पिता मर जाता है और दादा जिंदा है,
तो ये दादा के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने पोते को अपना प्रॉपर्टी देगा कि नहीं देगा, ये उस पे निर्भर करता है। लेकिन वहीं हिंदू लॉ की बात करें तो हिंदू लॉ में हमें ये देखने को मिलता है कि अगर बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है और उसके पिता का मृत्यु हो जाता है, तब भी उसके पिता के प्रॉपर्टी का जो उत्तराधिकारी होगा और जो उस प्रॉपर्टी का हकदार होगा वो बच्चा होगा। तो यहाँ पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ज़रूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो क्या होगा फिर यही होगा कि जैसे कि जिस तरह हिंदू में बच्चा जो है वो अपने पिता के संपत्ति का हकदार है, सेम वैसे ही मुसलमान में भी जो बच्चा होगा वो पिता के संपत्ति का अधिकारी होगा। अब दूसरी तरफ हिंदू में हिंदू लॉ में एक कुरीति देखने को ये मिलता है, जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास्ट में देखने को मिला, जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, ये हिंदू कुरीतियाँ थी जो दूर हुई हैं। इस्लाम का जो दंड संहिता का जो लॉ है, दंड विधान जो है ना, वो बहुत ही हार्ड है। उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसकी हाथ काट ली जाए। क्या ऐसे इस्लाम में होता है? नहीं होता है। तो अगर आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हो, अगर हम हिंदू को फॉलो कर रहे हैं तो सही से फॉलो कीजिए। अगर उसमें है कि चोरी करने पे हाथ काट ली जाए तो फिर हाथ काटिए उसका, लेकिन नहीं। जब ये बात आती है तो इस्लाम का कहना है कि नहीं, हमें हिंदू जो दंड विधान है उसके हिसाब से सजा दी जाए। तो कहीं न कहीं कभी-कभी इस्लाम जो है वो हिंदू लॉ में मिल जाता है, कभी हिंदू लॉ जो है इस्लाम लॉ में मिल जाता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार और पार्लियामेंट में भी ये बार-बार माँग उठती है कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, तो किसी को किसी भी धर्म से कोई भी ये नहीं रहेगा, पछतावा नहीं रहेगा, कोई कंपैरिज़न का मामला नहीं होगा और सबके लिए एक समान कानून होगा। फिर इसमें आ जाता है तलाक वाला मामला। तलाक वाले मामले में गुजारा भत्ता का मामला आता है। ये सारे सिविल की बात कर रही हूँ मैं। सिविल में कौन-कौन आएगा? शादी वाला मामला आएगा, तलाक का मामला आएगा, उत्तराधिकार का मामला आएगा, गुजारा भत्ता का मामला आएगा। गुजारा भत्ता के लिए एक बहुत ही उम्दा मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, शाहबानो का मामला। ये बहुत पहले ये मामला आया था और जब ये मामला आया तो देखिए जो शाहबानो थी वो 5 बच्चों की माँ थी। और इस्लाम में ये चलता है, जैसे कि इस्लाम में क्या है कि कोई भी मर्द अपनी औरत को बताए बिना भी शादी कर सकता है या उसको तलाक दे सकता है। तो जो शाहबानो का जो पति होता है वो उसको तलाक दे देता है और ये 5 बच्चों की माँ होती है। तब ये क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाती है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, भले आप इसे तलाक दे दिए हैं लेकिन इसके गुजारे के लिए इसको आपको गुजारा भत्ता देना होगा। तो ये जो शाहबानो का फैसला है वो पूरी राजनीति में हलचल मच गई थी, ये जो मामला सामने आया था। तो ये जो सारे मामले हैं ना वो आते हैं आपके सिविल वाले में। अब अगर बात करें क्रिमिनल लॉ, इसमें किसी व्यक्ति का राज्य के साथ होता है, यानी कि एक बगल वो व्यक्ति होगा तो दूसरी बगल हमारी सरकार होगी। इंडिया का जो सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ है वो है आईपीसी, जिसे इंडियन पैनल कोड कहते हैं, जिसे 1860 ईस्वी में लाया गया था और इस पे ड्राफ्ट दिया था मैकाले ने। ये वही मैकाले हैं जिन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बताया था। इसमें क्रिमिनल लॉ में क्या है, तरह तरह के अपराधों के बारे में बताया गया है कि क्या करना अपराध है, क्या करने से आपको सजा मिल सकती है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म क्या है, इसको भी बहुत अच्छे से समझिए। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि ऊंच नीच पैदा करने वाली जो भी विभिन्नताएं हैं उनको खत्म कर देना और एकता बनाए रखना, ये यूनिफॉर्म का मतलब होता है। अब मैंने आपको कोड का, सिविल का और यूनिफॉर्म का मतलब बता दिया है, तो चलिए सरल शब्दों में समझाती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पंथ निरपेक्ष कानून है। ये किसी भी जाति धर्म के सभी कानूनों से, जो भी निजी कानून है उनसे ऊपर होता है। जो भारत का नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें एक हमारा आर्टिकल आता है, वो है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 कहता है कि प्रत्येक राज्य को अपने राज्य में समान नागरिक संहिता जारी करने का जिम्मेदारी है। लेकिन आज तक अगर इंडिया में देखें तो गोवा को केवल छोड़ के किसी भी राज्य में ये लागू नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस राज्य में है, तो वो है गोवा में। अगर बाकी देशों की बात करें कि किस किस देश में है समान नागरिक संहिता, तो जर्मनी में है, फ्रांस में है, लेकिन हमारे इंडिया के सभी स्टेट में नहीं है। ठीक है, तो अगर ये समान नागरिक संहिता आ जाने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो क्यों नहीं आ रहा है ये समान नागरिक संहिता?
आप देखेंगे कि न्यायपालिका जो है उस पे तरह-तरह के धर्मों के अलग-अलग कानून होने से बोझ बढ़ गया है। तो अगर समान नागरिक संहिता आता है तो वर्षों से जो केस चले आ रहे हैं उनको भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कुछ केस गोद लेने से रिलेटेड है। गोद लेने का क्या प्रावधान है? जैसे कि आप जिस बच्चे को गोद ले रहे हैं, आपकी आयु उस बच्चे से 21 साल ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है? तो गोद लेने वाला प्रावधान है, तलाक वाला कुछ केस है, कुछ शादी वाला केस है, तो इन सब मामलों के लिए एक समान कानून हो जाएगा अगर समान नागरिक संहिता आती है तो। और ऐसा होता है तो जो भी वर्षों से चली आ रही केस हैं, जो भी दिक्कतें हैं वो एक बाइक अचानक से सॉल्व हो जाएँगी। लेकिन फिर भी समान नागरिक संहिता क्यों नहीं आ रही है? तो देखिए, अगर समान नागरिक संहिता आती है ना, तो सरकार जो हमारी न्यायपालिका है उसको थोड़ा-सा दिक्कत हो जाएगा, यानी कि सारे रिकॉर्ड को चेंज करने पड़ेंगे। अगर आप इसको और अच्छे से जानना चाहते हैं तो थोड़ा-सा इतिहास में जाइए। जो ये समान नागरिक संहिता है आज ही हमारे सामने नहीं आ गई है, ये वर्षों से चली आ रही है। और अगर आज हम समान नागरिक संहिता के इतने करीब हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि समान नागरिक संहिता 5 या 6 साल में हमारे देश में आ जाएगी, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, सरकार इसकी फुल तैयारी में है। तो ये कहीं न कहीं हमारे नेताओं के वजह से या जो भी हमारे जो पास्ट में जो भी चेंजेज़ हुए उनके वजह से ही हुआ है। ये एक बाइक हमारे और आपके करने से ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे आपके माँग से ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आज अगर हम इसके सबसे करीब हैं तो इसका श्रेय कहीं न कहीं हमारे महान नेताओं के साथ-साथ कुछ अंग्रेज़ों को भी जाता है। जो लॉ ऑफ कमीशन है, 7 अक्टूबर 2016 को यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर लोगों की राय माँगी और इसमें 16 क्वेश्चन किए गए। उसके बाद से आयोग ने यह डिसीजन लिया कि जो भी कानून है वो वैसे ही रहें, लेकिन इसमें जो ऊंच-नीच पैदा कर रहे हैं, जो रीति-रिवाज जो हैं, वो ऊंच-नीच पैदा करने वाली चीज़ों को खारिज कर दिया जाए। अगर ऐसा कर दिया जाता है तो समानता बनी रहेगी। जैसे कि धर्म जाति का जो भी है मूल अधिकारों के साथ तालमेल बढ़िया कर दिया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो हमें यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है कि अब यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड नहीं आएगा, क्योंकि सरकार भी इसके फुल तैयारी में है और जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है वो 4-5 साल के अंदर आ सकता है हमारे इंडिया में। और अगर ये आ जाता है तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात होगी। इससे हमें कंपैरिज़न की जो भावना है वो छूट जाएगी, सबके लिए समान कानून होगा, सबको अपना जैसे कि किसी को किसी भी बात की दिक्कत नहीं होगी, प्रोटेस्ट करने वाला कोई मामला सामने नहीं आएगा कि हाँ, इस जाति को ज़्यादा अधिकार दे दिए गए हैं, हमें कम अधिकार दिए गए हैं, यानी कि सबके लिए एक समान कानून होगा। सो आई होप कि ये यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है वो हमारे इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा और हम सबको इसको दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए और इसके आने का वेट करना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।